लो बर्थ वेट, ठीक, लो मीन्स क्या होता है, कम, बर्थ वेट यानी बर्थ के टाइम के जो वजन है, ठीक है, लो बर्थ वेट बेबी यानी कि बर्थ के टाइम पे जिन बेबी का वेट कम होता है, ठीक है। So low birth weight, the birth weight of the 2,500 gram or the less was taken as the index of the prematurity without taking any consideration of the gestational period or any other factor. अगर किसी बेबी का बर्थ वेट लेस देन 2,500 ग्राम है, यानी 2500 से नीचे है, तो वो क्या है, लो बर्थ वेट है। चाहे फिर वो 37 वीक ऑफ जेस्टेशन हो, 40 वीक ऑफ जेस्टेशन हो, या फिर वो 36 वीक ऑफ जेस्टेशन हो, उस टाइम हम क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं कि उसके जेस्टेशन वेट कितना है, हम कंसीडर करते हैं लो बर्थ वेट। बर्थ वेट में हम सिर्फ वेट को कंसीडर करते हैं। बेबी का वेट अगर 2,500 ग्राम से लेस है, दैट इज कम्स अंडर द लो बर्थ वेट बेबी। इतना समझ में आ गई? Yes, ma'am. According to WHO, low birth weight as one whose birth is less than 2,500 grams irrespective of the gestational age, ठीक है। तो किसी भी बेबी का जब वेट अकॉर्डिंग टू WHO उसका वेट 2,500 ग्राम से कम है, ठीक है, तो वो क्या है, लो बर्थ वेट बेबी है। Incidence is in India about 30 to 40% of the neonate are born low birth weight baby. इंडिया में 30 से 40% जो बेबीज बॉर्न होते हैं वो लो बर्थ बेबी भी बॉर्न होते हैं, ठीक है। These low birth weight babies are more prone to malnutrition, infection and neurodevelopmental handicap condition. अब जो ये 30 to 40% बेबी इंडिया में बॉर्न हो रहे हैं, जिनको लो बर्थ वेट बेबी बॉर्न हो रहे हैं, उनमें किस चीज के ज्यादा चांस होते हैं, माल न्यूट्रिशन के। उनका बर्थ वेट क्या है, डिक्रीज है, तो इसका मतलब प्रॉपर नरिशमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो वो माल नरिश्ड हो सकते हैं। क्योंकि बर्थ वेट कम है तो उनका इन्फेक्शन उनमें जल्दी हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन वो जल्दी कैच कर सकते हैं, दे आर मोर प्रोन। और उनमें न्यूरो डेवलपमेंटल हैंडीकैप्ड होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। न्यूरो डेवलपमेंट हैंडीकैप का मतलब होता है कि न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, ब्रेन का प्रॉपरली डेवलप ना होना, या फिर रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होना, रिफ्लेक्सेस पूरे प्रेजेंट ना होना। जैसे मैंने आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्सेस है, स्टेपिंग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स। जो लो बर्थ बेबीज होते हैं ना, उनमें न्यूरो डेवलपमेंट हैंडीकैप पे उनकी सकिंग रिफ्लेक्स पुअर होती है, वो बहुत लंबे समय तक सक नहीं कर पाते, इसलिए वो अच्छे से मदर फीड नहीं ले पाते, ठीक है, अंडरस्टूड। बॉडी उनकी क्या होती है, क्योंकि बर्थ वेट बहुत कम होने की वजह से उनमें जो मसल टोन होती है वो कम होती है, अंडरस्टूड। तो किसी भी रिफ्लेक्सेस के अगेंस्ट वो कोई भी रिएक्ट नहीं करते। दे आर मोर प्रोन टू वनरेबल टू डेवलप द हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज इन एडल्ट लाइफ। और एडल्ट लाइफ में उन्हें हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटिक मेलाइटिस हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, अंडरस्टूड। कौन से बेबीज को, लो बर्थ वेट बेबीज को। यानी कि अगर लो बर्थ वेट बेबीज है, एक तो वो बहुत जल्दी उन्हें वो मालनरिश्ड होते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, या फिर ना न्यूरो डेवलपमेंटल हैंडीकैप्ड हो सकता है। कई बार कुछ बेबीज होते हैं जिन्हें क्या होता है, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता, बर्थ वेट बहुत कम होता है, तो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो उनकी मेमोरीज होती है उनमें इफेक्ट आता है। समटाइम जो बेबीज होते हैं वो एमआर होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते किसी चीज़ को, उनकी कैचिंग पावर रिड्यूस होती है, बहुत डिले अंडरस्टूड करते हैं, या फिर उनके रिफ्लेक्सेस तो पुअर ही होते हैं, जो आपके न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो उनमें पुअर प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। और जब वो एडल्ट लाइफ में चले जाते हैं तो उन्हें हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये सब होने के चांसेस होते हैं एडल्ट लाइफ में।
नाउ द टर्मिनोलॉजी, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, एक होता है VLBW यानी कि वेरी लो बर्थ वेट बेबी, जिनका वेट बहुत ज्यादा कम है। द बेबी विद अ बर्थ वेट ऑफ लेस देन 1500 ग्राम, बेबी जिनका बर्थ वेट 1500 से भी कम हो, यानी 1500 से नीचे के बेबी जो होंगे 1000 लेस देन 1500 ग्राम बेबी क्या है, वेरी लो बर्थ बेबीज है। ठीक है। दूसरा है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा लो बर्थ वेट बेबीज जिनका बर्थ वेट 1000 से भी कम होता है, 100 ग्राम से भी कम है, वो कौन से हैं, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज, यानी बहुत ज्यादा जिनका वेट कम है। वेरी लो बर्थ में आएगा जिनका 1500 ग्राम से कम है। लो बर्थ वेट कौन से हैं, जिनका 2500 ग्राम से कम है, वो लो बर्थ वेट है। वेरी लो बर्थ वेट 1500 ग्राम से कम, वेरी लो बर्थ वेट, और एक्सट्रीम लो बर्थ वेट जहाँ पे 1000 ग्राम से कम बेबी वेट है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड टू ऑल? यस मैम। स्मॉल फॉर डेट्स, ठीक है, बेबीज विद अ बर्थ ऑफ द लेस देन 10 परसेंटाइल फॉर देयर gestational age, also term as a small for gestational age or IUGR। ऐसे बेबी जिनका अकॉर्डिंग टू देयर जेस्टेशनल एज, यानी कि जितनी उनकी जेस्टेशनल एज है। अब पहले ये बताओ जेस्टेशनल एज क्या होती है? जेस्टेशनल एज से क्या समझते हो बच्चे? पूजा, जेस्टेशनल एज का मतलब क्या है? जेस्टेशन क्या होती है? आपको पढ़ाया नहीं किया है नाजरीन? मैम जेस्टेशनल एज मतलब प्रेगनेंसी की 38 या 40 वीक्स जो होते हैं उसे जेस्टेशनल एज बोलते हैं। बेटा जेस्टेशन एज का मतलब है ना प्रेगनेंसी में, यानी प्रेगनेंसी जब से स्टार्ट होती है जेस्टेशन एज स्टार्ट हो जाती है। जेस्टेशन एज मतलब बेबी के प्रेगनेंसी टाइम, बेबी कंसीविंग के टाइम का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, या फिर आप कह सकते हो बेबी की एज जब वो कंसीव कर, जब मदर कंसीव करती है बेबी को, तो कंसीव करने के बाद से जो बेबी की एज होती है, जैसे बेबी के बर्थ के बाद की जो एज होती है वो हम लेते हैं फर्स्ट डे है, सेकेंड डे है, थर्ड डे है। वैसे जेस्टेशन यानी मदर जब बेबी कंसीव करती है, तो कंसीव करने के बाद से लेके 9 मंथ तक की जो एज है बेबी की, कि यानी आज 10 डेज हो गए हैं कंसीव किए हुए, तो जेस्टेशन एज कितनी है, 10 डेज है। अगर 1 मंथ हो गए कंसीव किए हुए तो जेस्टेशन एज कितनी है, 1 मंथ है। समझ में आई? यस मैम। तो अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशन एज, यानी कि जितना बेबी का जेस्टेशन एज है, यानी 37 वीक ऑफ जेस्टेशन क्या होती है, फुल टर्म होता है। ठीक है। तो अगर बेबी का जेस्टेशन एज 37 वीक ऑफ जेस्टेशन है और उसमें नॉर्मल वेट कितना होता है 2.5 kg, तो उससे कम है तो वो क्या है, स्मॉल फॉर डेट बेबी है, यानी कि बेबी विद द बर्थ or less than 10 percentile or gestation age, also term as a small for gestation as, for example कोई बेबी है जो 37 वीक ऑफ जेस्टेशन जिसकी लाइफ हो चुकी है, लेकिन हमने अल्ट्रासोनोग्राफी से देखा तो बेबी की एज कितनी आ रही है, बेबी की एज आ रही है 32 वीक ऑफ जेस्टेशन। इसमें वेट का मतलब नहीं है, इसमें एज का है। स्मॉल फॉर डेट्स मतलब बेबी की जो एज होती है वो अपनी एक्चुअल एज से कम आती है, उसे बोलते हैं स्मॉल फॉर डेट्स। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने अल्ट्रासाउंड किया 30 वीक में, तो बेबी का 30 वीक आना चाहिए ना एज, क्योंकि वो 30 महीने 30 वीक यानी 30 हफ्तों का हो गया है, राइट। तो
30 वीक उसकी जेस्टेशन एज है, आपने अल्ट्रासोनोग्राफी करी, उसको देखा उसकी एज जो आ रही है वो 28 वीक आ रही है, 26 वीक, 24 वीक आ रही है। तो 24 वीक क्यों आ रही है अल्ट्रासाउंड से वो? क्योंकि अल्ट्रासाउंड ने देखा कि बेबी की ग्रोथ ही 24 वीक की हुई है, जबकि बेबी कितना हो गया है, 30 वीक का हो गया है। तो वो क्या है, अपनी एज से कम है, उसकी ग्रोथ अपनी जितनी होनी चाहिए थी उससे कम है, तो वो क्या है, स्मॉल फॉर डेज। अब समझ में आई? और कितना कम है, 10%, 10% कम है, यानी कि 10% कम है। इतना समझ में आ गया? यस मैम। मैम उसे जिसका बेबी का वेट कम होता है उसको स्मॉल पॉल कहते हैं। बेबी का वेट तो कम हो गई, उसकी तो ग्रोथ ही नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा। इसे बोलते हैं हम स्मॉल जेस्टेशन एज, यानी कि जिसकी जेस्टेशन एज क्या है, स्मॉल है। कितनी स्मॉल है, 10% है उसकी एक्चुअल एज से, यानी कि वो मदर को बेबी कंसीव किए हुए 30 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड कह रहा है कि बेबी तो अभी 28 हफ्ते का ही हुआ है या 26 हफ्ते का ही हुआ है, उसकी एज अभी 26 हफ्ते ही दिखा रहा है। तो उसका मतलब क्या है, क्या है उसका मतलब, बे, अभी तो बताया। बेबी, क्योंकि बेबी का ग्रोथ नहीं हो रहा है उस टाइम उसमें। हाँ, बेबी का ग्रोथ कम है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्मॉल फॉर डेट्स या फिर IUGR, इंट्रा यूट्राइन। इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस, तो यूट्रस के अंदर जेस्टेशन एज, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जो बेबी की ग्रोथ है वो रिटार्डेड हो गई है, यानी कि कम है, जितनी होनी चाहिए थी उसकी जेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग उतनी नहीं है, उसे हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अब समझ में आ गई? यस मैम। नेक्स्ट है appropriate for dates. The baby with the birth weight between 10 to 19 percentile of their period of for the period of their gestation age is known as appropriate for dates. So appropriate for dates क्या है? The baby with the birth weight between 10 to 19% for their period of जेस्टेशन एज, यानी कि पहले वाला क्या था, स्मॉल फॉर डेट्स था, यानी बेबी का जो बर्थ है, बेबी विद अ बर्थ, बेबी क्या होता है, बर्थ होता है लेस देन 10% ऑफ द जेस्टेशन एज, यानी कि जितनी उसकी जेस्टेशन एज है उसके उसकी जो एक्चुअल एज होती है या उसकी एक्चुअल जो ग्रोथ होती है वो 10% लेस होती है, यानी 10% कम है। अगर उसे 100% होना चाहिए था उतने टाइम पे, तो वो 10% कम है, तो वो स्मॉल फॉर डेट्स है, यानी अपनी डेट से कम है। एप्रोप्रिएट फॉर डेट्स का मतलब है कि बेबी जो बर्थ होता है, ठीक है, विद द बर्थ वेट, बेबी विद द बर्थ वेट between 10 to 19 percentile of the period of gestation age known as AFD, यानी कि 10% में तो हमने स्मॉल रेट कहा, अब 10% से लेके और 90% के बीच में अगर बेबी की क्या है, बेबी का बर्थ वेट जो है वो 10 to 19% के बीच में है उसकी जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, एप्रोप्रिएट फॉर डेट है। समझ में आए? दोबारा बताऊं, देखो मम्मी वाला दोबारा हाँ, रिपीट कर दीजिए। इस पे लिखा है babies with the birth weight between 10 to 19 percentile for their period of their gestation age known as AFD, यानी कि बेबी विद द बर्थ वेट, जिसका बर्थ वेट कितना है, 10 से 90, 10 to 19 परसेंटाइल, यानी 10 से 90% के बीच में है उसकी जेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कहा कि बेबी 37 वीक ऑफ जेस्टेशन में ऑन हुआ, ठीक है, तो बेबी का वेट उस कितना है, कितना होना चाहिए, 37 वीक ऑफ जेस्टेशन में मिनिमम कितना होना चाहिए, 2500 ग्राम होना चाहिए ना नॉर्मल बर्थ वेट। भाई बेबी यस मैम। टर्म बॉर्न हुआ है 37 वीक ऑफ जेस्टेशन में हुआ है या उसके बाद हुआ है, तो वो 2.5 कम से कम उसका होना चाहिए, उससे कम है तो वो क्या है, लो बर्थ वेट बेबी है।
अब अगर बेबी का बर्थ वेट, बेबी बॉर्न हुआ 37 वीक ऑफ जेस्टेशन में और उसका बर्थ वेट एक्चुअल जितना होना चाहिए था यानी 2500 मिनिमम होना चाहिए था, ठीक है, उसके 10 से 90% के बीच में है तो वो क्या है, एप्रोप्रिएट फॉर डेट बेबी है। आप समझ में आई? यस मैम। आ गया ना समझ में? यस मैम, आ गया। कि बेबी का जो बर्थ वेट है, बेबी 37 वीक में पैदा हुआ, उसको होना चाहिए था 2.5, लेकिन उसका वेट क्या है, कम है। कितना है? उस 2.5 के 90 टू 10 to 19% के बीच में है, ठीक है। 90 to 100 के बीच में स्मॉल फॉर डेट है, 10 to 90% के बीच में अप्रोप्रिएट फॉर डेट है, ठीक है। अब लार्ज फॉर डेट, birth weight more than 90 percentile for the period of the gestation is known as heavy for date or the large gestational age, ठीक है। तो लार्ज फॉर डेट इसका मतलब है बर्थ वेट मोर देन 90 परसेंटाइल ऑफ द पीरियड ऑफ द जेस्टेशन एज। अब अगर बेबी का जो बर्थ वेट है वो 90% से ज़्यादा है उसकी जेस्टेशन एज में, तो वो क्या है, लार्ज फॉर डेट है। प्री टर्म बेबी, जो टर्म से पहले हुआ है, 37 वीक से पहले हुआ है, वो क्या है, प्री टर्म बेबी है, ठीक है। टर्म मतलब 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, 37 वीक के पहले अगर हुआ है तो वो प्री टर्म है। प्री मतलब पहले, टर्म मतलब 37 वीक। 37 वीक से पहले जो बेबी बॉर्न हुआ है वो प्री टर्म है, ठीक है, या उसे इमेच्योर बेबी भी बोलते हैं हम, ठीक है। अर्ली बॉर्न बेबी भी बोलते हैं उसे हम। टर्म बेबी, टर्म मतलब होता है द बेबी बॉर्न विद द जेस्टेशन एज बिटवीन 37 to 41 वीक इज नोन एज टर्म बेबी। जो बेबी 37 से 41 वीक के बीच में होता है उसे हम टर्म बोलते हैं। टर्म मतलब जब बेबी कंप्लीट बन चुका है, ठीक है, तो कितना पीरियड होता है, 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से 41 वीक ऑफ जेस्टेशन के बीच में। पोस्ट टर्म बेबी, अ बेबी बॉर्न विद अ जेस्टेशन एज ऑफ 42 वीक और मोर। बेबी क्या होता है, बॉर्न होता है जेस्टेशन एज के साथ 42 वीक के बाद, 42 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद अगर वो बॉर्न होता है यानी पैदा होता है 42 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद, तो वो क्या है, पोस्ट टर्म बेबी। समटाइम अ मदर गोज, इतना समझ में आ गया, ये टर्म समझ में आ यस। गए। यस मैम, आ गया। वेरी लो बर्थ बेबी क्या है, वेरी लो बर्थ बेबी किसे कहेंगे हम, अभी तो बताया बच्चे। मैम 1500 से कम होगा। हाँ ठीक है। मैम उसको वेरी लेस, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, सॉरी मैम। एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी किसे कहेंगे, अभी बताया, देखो लिखा है यहाँ पे। आपको क्या समझ में आया, आपको बोला जाएगा एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी से आप क्या समझते हो। मैम जिसका 1000 से भी कम वेट होगा। कम क्या होगा, वेट होगा, ठीक है। स्मॉल फॉर डेट, स्मॉल फॉर डेट, अभी तो बताया स्मॉल फॉर डेट का मतलब क्या है। देखो सिंपल सा वर्ड है स्मॉल फॉर डेट, ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग चुप मत हुआ करो यार। अंडरस्टूड और नॉट, स्टूडेंट
स्टूडेंट पूजा, यस मैम। समझ में आया कि नहीं? स्मॉल मतलब क्या होता है? स्मॉल का मीनिंग क्या है? कम। कम। फॉर डेट, डेट यानी कि डेट्स यानी कि दिनों से, हाँ या ना बोलो। यस मैम। तो जो अपने दिन से कम हो, दिन का मतलब क्या है? बेबी के जेस्टेशनल एज, और जेस्टेशन एज का मतलब मैंने आपको बताया कि जेस्टेशन का मतलब क्या होता है? बेबी की एज, प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी की एज है वो जेस्टेशन एज है। तो जो अपनी जेस्टेशन एज से क्या होता है, 10% कम है। बेबी 37 वीक का हो गया है, लेकिन उसकी एज कितनी आ रही है? 34 वीक, 32 वीक, 36 वीक, 37 वीक से कम आ रही है। यानी जो अपनी जेस्टेशन एज से कम है, जिसकी ग्रोथ अपनी जेस्टेशन एज से कम है, वो क्या है? स्मॉल फॉर डेट, यानी अपनी डेट से जो कम है, 10% कम है अपनी जेस्टेशनल एज से। आप समझ में आया? यस मैम, आ गया। रिपीट करो, क्या बोला ये बताओ। मैम, मैम स्मॉल फॉर डेट मतलब कि लेस देन 10% से, यानी कि अपनी जो जेस्टेशनल एज होती है ना बेबी की, उससे 10% कम होती है उसकी एज। यानी कि अगर उसकी वो 37 वीक्स का है, मतलब वो शो हो रही है, बट उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो 30 वीक्स की हो रही है। हाँ ठीक है। अब बात करते हैं हम एप्रोप्रिएट फॉर डेट्स, ठीक है? AFD, बेबी विद द बर्थ वेट बिटवीन, एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएट से आप क्या समझते हो? एप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि उतनी होनी चाहिए, लगभग उतनी है जितनी होनी चाहिए, ठीक है? तो एप्रोप्रिएट फॉर डेट बेबीज विद द बर्थ वेट, यहाँ पे वेट की बात कर रहे हैं, बेबी विद द बर्थ वेट between 10 to 90 percentile for the period of their gestation is known as AFD। बेबी जिसका बर्थ वेट, ठीक है, उसके नॉर्मल बर्थ वेट से 10 to 19 परसेंटाइल के बिटवीन है, वो क्या है? एप्रोप्रिएट फॉर डेट। अंडरस्टूड? यस मैम। लार्ज फॉर डेट, बर्थ वेट मोर देन 90 परसेंटाइल फॉर द पीरियड ऑफ द जेस्टेशन एज, जितना उसका जेस्टेशन पीरियड है उसके 90% से ज्यादा है, वो क्या है? लार्ज फॉर डेट। जैसे जैसे हैवी फॉर डेट भी लिखते हैं हम, ठीक है? जो अपने जेस्टेशन एज की वेट के अकॉर्डिंग 90% से ज्यादा उसका वेट है, यानी कि उसका वेट जितना होना चाहिए था, ठीक है, उस वेट को अगर हम 100% में कैलकुलेट करें तो 90% से ज्यादा उसका वेट है, वो क्या है? लार्ज फॉर डेट। प्रीटर्म बेबी, ये तो इजी है। प्रीटर्म का मतलब क्या है? मैम प्रीटर्म मतलब कि उसके जो जेस्टेशनल एज है उससे पहले बेबी बोर्न हो जाता है। तो टर्म का मतलब क्या होता है? कितने कितने वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले? 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल से पहले बेबी का बोर्न हो जाता है बेबी, तो उसे प्रीटर्म बेबी कहते हैं। गुड। टर्म बेबी, टर्म बेबी किसे कहेंगे? टर्म बेबी हम्म जो मैम 37 वीक्स में ही, मतलब उसका बेबी बोर्न होता है 37 वीक्स में ही, तो वो टर्म बेबी कहते हैं उसे। 37 अब वीक्स मतलब में, कंप्लीट अपने जेस्टेशनल जो एज है उसमें बेबी बोर्न होता है। 37 वीक से 41 वीक ऑफ जेस्टेशन के बीच में, ठीक है? अब लिखो पोस्ट टर्म। पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट
टर्म मतलब 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। तो जो मैंने कहा नॉर्मल जो टर्म होता है वो हम 37 से 41 वीक ऑफ जेस्टेशन का लेते हैं कि बेबी अगर 37 वीक का बॉर्न हुआ 38, 39, 40, 41 तक तो वो टर्म के अंदर आता है। अगर वो 41 से बाद में बॉर्न हुआ है तो वो 42 वीक ऑफ जेस्टेशन में आएगा और वो आएगा पोस्ट टर्म। तो वो टर्म से बाहर है, यानी कि पोस्ट टर्म, टर्म होने के बाद वाला बेबी वो पोस्ट टर्म बेबी है, ठीक है। A baby born with a gestation age of 42 week or more. Understood? Yes, ma'am. ठीक है। Sometimes a mother goes full term in her pregnancy and still give a birth to a low birth weight baby. कई बार क्या होता है कि मदर्स अपनी 37 वीक ऑफ जेस्टेशन पूरा तो करती है, ठीक है, लेकिन उसका जो बेबी होता है उसका बर्थ वेट क्या होता है, कम होता है, लो बर्थ वेट बेबी होता है। इन मोस्ट केसेस दीज बेबी आर रिलेटिवली हेल्दी एंड जस्ट स्मॉल। और जनरली केसेस में जितने भी लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं वो बेबी हेल्दी होते हैं और बस वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। अगर आप देखिए उनका एज कंपेरिजन टू नॉर्मल बेबी तो आपको स्मॉल उनका साइज दिखाई देगा, ठीक है। The parents' genetic or the other factors such as the expectant mother's lifestyle while she was pregnant may be a reason why a full-term baby is born with a low birth weight baby, ठीक है। तो ये कई बार डिपेंड किस पे करता है, पेरेंट्स की जेनेटिक्स में डिपेंड करता है और अदर फैक्टर। पेरेंट्स की जेनेटिक्स यानी कि अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है प्रीटर्म बेबी की, या इससे पहले मदर को प्रीटर्म बेबी था या उनकी फैमिली में जो फीमेल हिस्ट्री है वो प्रीटर्म बेबी की है तो ऐसा होता है। या फिर मदर की जो लाइफ स्टाइल है, जब वो मदर कंसीव करती है उस बेबी को तो उसकी जो लाइफ स्टाइल अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बेबी लो बर्थ वेट बॉर्न होता है फुल टर्म होने पर भी, ठीक है। 37 वीक को हुआ है उसके बाद बॉर्न हुआ लेकिन बेबी लो बर्थ वेट है, यानी कि उसका वेट दो कितना है, लो बर्थ वेट भी किसे बोलेंगे हम, मैम 2.5 kg से भी उसका कम हो। हाँ ठीक है। अब द फैक्टर ऑफ द लो बर्थ वेट बेबी, अब कौन से ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से लो बर्थ वेट बेबी होते हैं। द प्रीवियस प्रेगनेंसी रिजल्टेड इन अ लो बर्थ वेट बेबी और द प्री मैच्योर बर्थ, अगर मदर की ये सेकेंड डिलीवरी है और फर्स्ट डिलीवरी में मदर को प्री टर्म बेबी हुआ है या फिर प्री मैच्योर बेबी हुआ है तो ऐसी कंडीशन में मदर को प्रेजेंट प्रेगनेंसी जो है उसमें प्री टर्म बेबी या लो बर्थ वेट बेबी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मदर की हिस्ट्री है लो बर्थ वेट बेबी की तो भी मदर को दिस जो करंट प्रेगनेंसी है उसमें लो बर्थ बेबी होता है। मल्टीपल फीटस यानी कि जैसे ट्विन है, 2 बेबीज हैं या 3 बेबीज हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मदर ले रही है न्यूट्रिशन, ठीक है, जो बेबी को प्रोवाइड कर रही है, अब 3 बेबी हो रहे हैं या 2 बेबी हैं तो उसके लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। अगर मदर उतना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं कर पाती है तो बेबी क्या होते हैं, लो बर्थ वेट बेबी होते हैं। मैटरनल क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर को अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन है, डायबिटिक मेलाइटिस है, जॉइंटिस है, मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया है, होल प्रेगनेंसी में मदर को वॉमिटिंग था, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर फूड नहीं ले पाई। बहुत सी मदर होती है जिन्हें क्या होता है, स्मेल आती है खाने में, वो खाना ही नहीं खाती हैं। अंडरस्टूड। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है या फिर मदर ने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया है या फिर उनकी बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई करने में एबल नहीं है बेबी को, तो ये सारी कंडीशन क्या करती हैं, मैटर करते हैं लो बर्थ वेट बेबी के लिए। मैटरनल हाई ब्लड प्रेशर, अगर मदर का ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, तो ये बेबी लो बर्थ वेट बेबी होता है। मैटरनल डायबिटिक, अगर मदर डायबिटिक मेलाइटिस है, मदर स्मोक करती है, ड्रग्स लेती है, अल्कोहल लेती हैं, अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इन्फेक्शन है या फिर फीटस को कोई इन्फेक्शन हो गया है, अगर मदर का वेट ही बहुत कम है, खुद मदर का वेट कम है तो बेबी का वेट भी कम ही होगा, ठीक है। बेबी मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेगी तो बेबी को भी नहीं मिलेगा।
All the women under the 17 year are at an increased risk of delivery low birth weight baby. तो 17 years क्या है? टीनेजर प्रेगनेंसी. तो अगर टीनेजर प्रेगनेंसी होती है तो डिलीवरी में हैविंग अ चांस ऑफ लो बर्थ वेट बेबी. अंडरस्टूड टू ऑल? अंडरस्टूड? समझ में आया? यस मैम. प्रिवेंशन ऑफ लो बर्थ वेट बेबी. अब आप लो बर्थ वेट बेबी को कैसे प्रिवेंट करोगे? आप ऐसा क्या करोगे कि बेबी लो बर्थ वेट बेबी बॉर्न ना हो? प्रिवेंशन मतलब बचाव, होने से पहले. ठीक है, हो गया तो अब इलाज करेंगे, नहीं हुआ है तो बचाव कर सकते हैं. तो ऑप्टिमल केयरिंग एंड द रेयरिंग ऑफ अ गर्ल चिल्ड्रन. ठीक है, तो जितना हो सके जो गर्ल चाइल्ड हैं उनकी हमें केयर करनी चाहिए. इम्प्रूवमेंट इन द फीमेल लिटरेसी. जो फीमेल्स हैं उनकी लिटरेसी लेवल क्या करना है? इम्प्रूव करना है. स्टेटस एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन इन सोसाइटी. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द वुमेन शुड empower their own self to take any kind of the decision in the society. She will not be never and ever dependent on the another person, the other who are taking the decision for the women, especially for their health. जैसे पहले क्या होता था? टीनेजर प्रेगनेंसी होती थी ना. 14 साल में, 15 साल में, 16 साल में, 13 ईयर में शादी करवा दी जाती थी. फिर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती थी. कॉन्टिन्यू बेबीज होते थे जिसकी वजह से वो वीक हो जाती थी. ठीक है, फीमेल्स में एम्पावरमेंट नहीं थी, इसलिए वो अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकती थी. उन्हें नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था अपनी हेल्थ के बारे में. तो जो उन्हें जो बोलता था वो वही फॉलो करती थी. राइट. प्रमोशन ऑफ द फैमिली लाइफ एंड मदर क्राफ्ट एजुकेशन अमंग द टीनेजर्स. ठीक है, तो जो टीनेजर्स होते हैं उन्हें हमें एजुकेशन देनी चाहिए रिगार्डिंग फैमिली लाइफ की. ठीक है, एंड बीइंग अ फीमेल यू नो हमें एक जो टीनेजर्स होते हैं उन्हें हमें एजुकेट करना चाहिए रिगार्डिंग द सेक्सुअल एजुकेशन हमें उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए. ठीक है. अवॉइडेंस ऑफ द अर्ली मैरिज एंड टीनेजर प्रेगनेंसी. अब टीनेजर प्रेगनेंसी हम अर्ली मैरिज यानी शादी जल्दी होना या जल्दी प्रेग्नेंट होना हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जब हम प्रमोट करेंगे एक अवेयरनेस को अमंग द टीनेजर पीपल, स्पेशली द गर्ल्स, so that they should understood about their health. The health check, journal guidance and the vaccine before marriage. This is very important. हेल्थ चेकअप अपना करते रहना चाहिए, एक जर्नल गाइडेंस अपनी लेनी चाहिए. ठीक है, और वैक्सीन कराना चाहिए फीमेल्स को मैरिज से पहले. इंश्योरिंग द इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल ऑफ द एटलीस्ट 3 ईयर. एक प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी के बीच का जो इंटरवल है वो 3 ईयर होना चाहिए. ऑप्टिमल गुड क्वालिटी एंटीनेटल केयर टू ऑल द वुमेन. ओके, और एक गुड क्वालिटी का मतलब होता है कि जितना मतलब हाईली फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है फीमेल्स को. ठीक है, जैसे कि जो भी उन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे फॉलो करना है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्हें वैक्सीन लेना है. ठीक है, उन्हें उसके बारे में अवेयर करना. सबसे पहले होता है अवेयर करना, उन्हें उसके बारे में बताना कि प्रेगनेंसी के दौरान किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें किस तरह से अपने डाइट मॉडिफिकेशन करनी है, क्या उन्हें खाना चाहिए, क्या उन्हें किस तरीके से उन्हें अपनी लाइफ को मॉड्यूल करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी है. ठीक है, यानी कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट टू डू, क्या उन्हें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपने लिए डिसीजंस लेना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी हैव टू अवेयर द पीपल. ठीक है, अंडरस्टूड.